हूँ, तो हिंदी मीडियम वालों का रहता भी है और मैं एज अ मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे से सबसे पहला क्वेश्चन ये करा गया था कि आप कौन से मुस्लिम हो। तो सबसे टॉक्सिक सवाल सबसे पहले मेरे से यही कर लिया, ताकि वो देखना चाहते हैं इंटरव्यू में ना, अपनी पर्सनैलिटी देखते हैं कि आप कैसे कंफर्टेबल रह पाते हैं, अपने आप को संभाल पाते हैं, उस तरीके से। सर ऐसा नहीं लगता है कि पहला ही क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा पूछ ले, थोड़ा वो तो हड़बड़ाहट होगी होगी कि हाँ किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। थोड़ी हार्ट बीट तो अप डाउन हुई, बट ये क्वेश्चन मैंने पहले भी सुन रखा था, मेरे से पर्सनली पूछा गया है पर्सनली, तो उसका जवाब भी उनको पर्सनली ही मिला। सफीन हसन से पूछा गया था, मेरे को अब तक याद है, ये सफीन हसन से क्वेश्चन करा गया था कि आप कौन से मुस्लिम हो, ठीक है। तो मेरे को वो क्वेश्चन याद था और उन्होंने जिस स्टाइल में आंसर दिया था, मैंने उसको थोड़ा सा मूव करके आंसर दिया है। फर्स्ट अटेम्प्ट हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम और पहले अटेम्प्ट में यहाँ तक पहुँचना कैसा लग रहा है सर? सच बात बताऊं तो मुझे बिल्कुल ऐसा गर्व सा महसूस हो रहा है यहाँ पर खड़े होकर, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। दूसरी चीज़, मेरे को इतना फर्क नहीं पड़ता, ना मेरे पेरेंट्स को इतना फर्क पड़ता है कि क्योंकि मेरी पीएचडी बैकग्राउंड चल रहा है, तो मुझे इतना नहीं था कि लिख लेगा तो लिख लेगा, नहीं लिख लेगा। मैंने ऐसा कंफर्मेटली नहीं दिया, मैं इतना मेंटली नहीं था कि हाँ यूपीएससी ही चाहिए मुझे, और अब चाहता हूँ मुझे चाहिए। सर ये बताइए कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे थे और क्या वो देखना चाहते थे, एक्चुअली उनका क्या मकसद था पूछने का? वो एक्चुअली आपकी ना मेंटल स्ट्रेंथ देखना चाहते हैं कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हो मेंटली, कि आंसर देने के कितने मेंटली स्ट्रॉन्ग पावर रखते हो, एग्जैक्ट आंसर इसी सेकंड के अंदर, इसी मिनट के अंदर, और पाँच के सामने आंखों में आंखें डाल के तो आप आंसर दे सकते हो या नहीं दे सकते हो, वो ये रखते हैं। बाकी आप मना भी कर दोगे ना आंसर के लिए, जैसे मेरे से 3 ऐसे क्वेश्चन पूछे गए जिनके लिए मैंने मना कर दिया है कि सर मुझे मालूम नहीं है, मैं इसके ऊपर पढ़ूंगा जाकर। कौन से क्वेश्चन थे वो ऐसे क्वेश्चन थे, एक तो हिस्ट्री से ही उन्होंने क्वेश्चन उठाया था कि जैसे मुगल एम्पायर चल रहा है और उसको हटाने की सब्जेक्ट को बात चल रही है, तो मैंने उसके ऊपर बोला सर मैं इससे रिलेट नहीं करता हूँ, मैंने इसको पढ़ा नहीं है, मैं घर जाके इसके ऊपर नॉलेज कर। और इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था, जब हिस्ट्री से ही था, मेरी हिस्ट्री थोड़ी सी अप डाउन रही है, एक हिस्ट्री से ही क्वेश्चन था कि उन्होंने पूछा था कि जब मुस्लिम्स धर्म फैलाया जा रहा था दिल्ली के अंदर, जब पैगंबर्स आए थे, जैसे निजामुद्दीन औलिया के थ्रू वो लोग आए थे, तो आप उससे कैसे वाकिफ रखते हैं? अगर आप उस टाइम पर होते, तो आप अगर एज अ अलग रिलीजन में होते, तो आप क्या करते उस रिलीजन के थ्रू? तो मैंने भी उस क्वेश्चन को थोड़ा सा टाल दिया। अच्छा, हाँ, मना कर दिया, क्योंकि मैं उसके ऊपर कुछ ऐसा बोल पाता तो मेरे रिलीजन को टच होता। अगर मैं उसके थ्रू अपने आप को ऐसा बताता, नहीं मैं कॉन्फिडेंटली अपने धर्म को सपोर्ट करता, तो मैं एज अ कम्युनिस्ट कहलाता, कि अपने विचारधारा जो है इनकी टॉक्सिक है थोड़ी सी विचारधारा, तो मैंने उसको स्किप करना ही बेटर समझा। तो क्या आप मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं इसीलिए ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे? नहीं, वो सभी से होते होंगे शायद, पहले भी पूछे गए हैं ऐसे क्वेश्चंस, और ये आपको ना अंदर से देखना चाहते हैं कि आप माइंड से कितना स्ट्रॉन्ग है, कि उस लेवल पे क्वेश्चंस के आंसर दे पाते हो या नहीं। और एज अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आप अपॉइंट हो गए इसके बाद, तो आपका बनता भी ऐसे क्वेश्चन ना, क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये जरूरी तो नहीं है कि वो मुस्लिम कम्युनिटी हो या हिंदू कम्युनिटी हो, वो तो मिक्स कम्युनिटी होगी ना वहाँ पर, तो आपको सभी को संभालना पड़ेगा, तो ऐसे क्वेश्चन उनके बनते हैं। इसके अलावा आईआर से, हॉबी से? हॉबी के जैसे मैंने अभी प्रीवियस में बताया, हॉबी से विराट कोहली से रिलेटेड मेरे से क्वेश्चन पूछा गया, जैसे हाल ही में मेसी आए हुए हैं, आज उनका दिल्ली टूर भी है, जैसे मेसी आए हुए हैं, ऐसी तरीके से अगर दिल्ली में वो आ जाए और विराट कोहली, अगर आपका डिस्ट्रिक्ट वहीं पर है, तो आप कैसे मैनेजमेंट करोगे, किस तरीके से करोगे सिचुएशन में, जैसे कोलकाता में अभी हुआ है हाल ही फिलहाल में, स्टेडियम का क्या हाल कर दिया है लोगों ने, क्योंकि उन्होंने मैनेजमेंट अच्छा नहीं कर रखा था, तो उससे रिलेटेड मैंने उनको यही बताया। मैंने बोला सर विराट कोहली की मैनेजमेंट के लिए पहले तो सिक्योरिटी इन्फॉर्म करी जाएगी, दूसरी चीज़ जो बैरियर पॉइंट्स हैं उनको बंद कर दिया जाएगा, जैसे कि हाल ही में कलकत्ता के अंदर ये हुआ कि पब्लिक को वो नहीं दिखाया गया जिस चीज़ से उनसे पैसे लिए गए, हम वो चीज़ दिखाएंगे जिस चीज़ से उनसे पैसा लिया जाएगा। और दूसरी चीज़ इसमें विराट कोहली की, जैसे लियोन मैसी है, उनको तो लैंग्वेज भी स्पेंड नहीं होती है, लैंग्वेज वो समझ नहीं पाते हैं, वो केवल जर्मनी लैंग्वेज को कैरी करते हैं, तो हम ऐसा मैनेजमेंट करेंगे जिससे यहाँ भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान ना हो और भारत की सोच उनके मन में ऐसी ना जाए ताकि विरोधात्मक अवस्था में पड़ जाए वो। जी मैं एक क्वेश्चन से पैनिक हुआ था बहुत ज़्यादा। उन्होंने मुझसे पूछा था, जैसे हाल ही में दिल्ली का एक्वाई लेवल बहुत ज़्यादा है, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन कर लिया कि आप किस से ट्रैवल करके यहाँ तक आए हैं, किस चीज़ से, तो मैंने बोला पब्लिक ट्रांसपोर्ट से मैं ट्रैवल करके यहाँ तक आया हूँ, तो उन्होंने बोला किस चीज़ को आप साधन को कैरी करके आए, तो मैंने टैक्सी बोला था कि टैक्सी को कैरी करा है, तो उन्होंने मेरे से एक क्वेश्चन बोल लिया, क्या OD1 लाना इम्पोर्टेंट है या नहीं है, डायरेक्ट यस या नो में आंसर दे, डायरेक्ट यस या नो में, यस या नो। तो मैंने उसको बोला OD1 को लाना, आप इसे जस्टिफाई नहीं कर सकते। जी जस्टिफाई करनी, आप उसके ऊपर थोड़ी सी बातें नहीं बना सकते, जो आप बातें बनाने वाले हैं उनको कन्विंस किया जा सके, तो मैंने बोला यस लाना चाहिए। मैं उसमें थोड़ा सा परेशान हूँ, मैं अभी तक उस क्वेश्चन को लेकर परेशान हूँ कि मैंने गलत तो नहीं बोल। पहले अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक पहुंचना क्या इसका राज है सर, बताइए इसका कारण क्या है? और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं
जिनका प्रीलिम्स ही नहीं देखें निकलता? फर्स्ट अटेम्प्ट पास करना ना 2 ही लोग पास कर पाते हैं, जैसे कि मैंने देखा। या तो जिसने 3 या 4 अटेम्प्ट दे रखे हों हाँ। वो फर्स्ट बारी यहाँ तक पहुंचेगा, ठीक है। 3 या 4 अटेम्प्ट वाला, या फर्स्ट टाइम वाला ही यहाँ तक पहुंचेगा। अच्छा, मैं ये नहीं बोलूँगा सेकंड राउंड, वो आपको परसेंटेज बहुत कम मिलेगी, ठीक है। परसेंटेज किसकी हाई मिलेगी, या तो जिसका लास्ट अटेम्प्ट बच रहा हो, 4th अटेम्प्ट या 6th अटेम्प्ट जिसका बच रहा हो, या जो फर्स्ट अटेम्प्ट अपना दे रहा हो वो पहुंचेगा। क्यों? फर्स्ट अटेम्प्ट वाले को ये होता है कि मेरे पास खोने को कुछ नहीं है। क्यों? आधे बच्चे जो है वो ग्रेजुएशन से ही चालू कर देते हैं अपनी प्रिपरेशन। आजकल तो बहुत ज़्यादा यूपीएससी हो रहा है दिल्ली के अंदर, तो ग्रेजुएशन से ही चालू कर देते हैं। ग्रेजुएशन में एडमिशन नहीं लेते, बट यूपीएससी की किताबें घर तक पहुंच जाती हैं सर। बट मेरा ऐसा था, मेरा पीएचडी बैकग्राउंड है, तो मैं इतनी नॉलेज थोड़ी सी रखता हूँ कि मैं किसी भी टॉपिक को पढ़ूंगा तो मेरे तुरंत माइंड में उसकी स्टोरी बैठ जाएगी। मैं जो नए स्टूडेंट हूँ उनको यही बोलूँगा, डरना नहीं है, अपने बेस को इतना स्ट्रॉन्ग कर देना है कि वो क्वेश्चन कहीं से भी आए। जैसे एक मैंने 2024 का क्वेश्चन पेपर पढ़ा था प्रीलिम्स का, उसमें से क्वेश्चन पूछे गए थे कि इस साम्राज्य के अंदर कौन से सिक्के, अशोक साम्राज्य के अंदर कौन से सिक्के जारी करे थे, ठीक है, कौन से सिक्के जारी करे थे, उस पर कौन सी मोहर थी। अब बताइए कितना डीप क्वेश्चन है। तो जिसने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है वही कर पाएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक में भी वो नहीं है। स्टैंडर्ड बुक में नहीं है, आप पूरी स्टैंडर्ड बुक कंगाल लीजिए, आप एक से एक स्टैंडर्ड बुक पढ़ लीजिए, बट आपको वो चीज़ नहीं मिल पाएगी। दूसरी चीज़, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, उसके बाद क्या हमारा क्या कौन सी लग जाती है हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत को बच्चे क्या करते हैं, आधुनिक भारत को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, और मध्य और प्राचीन काल को कभी पढ़ा है, थोड़ा पढ़ा है, बट क्वेश्चन वहीं से उठ के आ रहे हैं, ठीक है। जहाँ से आप छोड़ोगे ना वो वहीं से पकड़ेंगे, वो भी इतने समझदार हैं। आपका ऑप्शन क्या रहा? मेरा ऑप्शन था इकोनॉमिक्स। अच्छा सर, आपने बताया कि जब मैंने आपसे सवाल किया कि क्या एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, तो आपने कहा पढ़नी चाहिए, अच्छे से पढ़नी चाहिए। तो क्या बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं कहते हैं कि नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं रिलेवेंट है? एनसीईआरटी कल भी रिलेवेंट थी, आज भी रिलेवेंट है, और कल भी होगी। एनसीईआरटी आपने बहुत अच्छे से पढ़ी, और इसके अलावा क्या करना चाहिए? प्रीलिम्स के लिए मॉक देने चाहिए आपको, बहुत ज़्यादा टेस्ट पेपर सीरीज देनी चाहिए, और 3 से 4 साल के अपने एग्जाम्स उठाने चाहिए प्री के, जो हो चुके हों पहले से ही। आपको वो कैरी करना चाहिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है उनसे रिलेट होकर वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, बट उनसे रिलेट करके क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे अभी मैंने बताया कि एक क्वेश्चन उन्होंने सिक्कों से रिलेट हिस्ट्री में पूछ लिया था, या फिर हमसे क्या पूछा था, G20 सम्मेलन से एक क्वेश्चन हमसे पूछ लिया था, तो वो उससे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, बट ऐसा हो सकता है कि उससे रिलेट वो क्वेश्चन पूछे, उसी जर्नी से वहाँ से कोई और क्वेश्चन उठा ले, तो वो क्या होगा, आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। जैसे मैंने से पूछा G20 सम्मेलन इंडिया में ही क्यों इस बार हुआ है, सीधी सी बात है, इस बार इंडिया का नंबर था, G20 सम्मेलन इस बार इंडिया में ही होगा, और आप उसको मैनेज कैसे करोगे, तो आपको उसके लिए ना फिर पूरा G20। अच्छा ये बताइए सर कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका जीएस निकल जाता है बट सीसेट नहीं निकलता है, तो वो क्या करें सर? क्या उनके लिए आइडिया अपनाना ज़रूरी है? सीसेट ना, आप ना बच्चे क्या करते हैं, सीसेट ना प्री से ना 2-3 महीना पहले पढ़ते हैं सीसेट। जिनकी मैथ, जैसे आपने बोला आर्ट्स बैकग्राउंड से कुछ बच्चे आते हैं, हिंदी बैकग्राउंड से कुछ बच्चे आते हैं, उनकी मैथ और रीजनिंग इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो मेरा मानना यह है उनको क्या है, 3 महीने की जगह 6 मंथ से स्टार्ट कर देनी चाहिए प्री से सीसेट की प्रिपरेशन। बच्चे क्या करते हैं, प्रिपरेशन बिल्कुल स्टार्ट नहीं करते हैं, और मॉक उठाइए सीसेट के लिए, बहुत रिलेवेंट मॉक है, मॉक तो बहुत ज़्यादा जरूरी है, वो उठाइए सीसेट के लिए, लगाते रहने चाहिए कंटिन्यूसली। उससे क्या होगा, आपके टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाएंगे, आपको समझ में आने लगेगा। ऐसा कुछ नहीं है, मैथ कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं पूछ रहे हैं, वो 10th लेवल और 9th लेवल की मैथ पूछ रहे हैं, बहुत अच्छी मैथ है। और मैं सीसेट के लिए तो यही बोलूँगा, सीसेट के लिए आप फोकस करें रीजनिंग पर जितना फोकस करेंगे आपका सीसेट उतना ही बेहतर होगा, पर ध्यान पे नहीं करे क्वेश्चन, ठीक है, नहीं उसे छेड़े, क्योंकि वो ऐसा टॉपिक है, अगर आपने हल्का सा इधर से उधर कर दिया उसको पैराग्राफ को पढ़ने में, तो वो क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। और अब तो लार्ज पैराग्राफ आने लगे हैं, ताकि जिससे बच्चों को याद ही नहीं रहे कि मैंने क्या लाइन पढ़ी थी पिछली, तो उससे मेरे हिसाब से आपको सीसेट पढ़ना चाहिए और मैथ सेल्फ स्टडी करनी। कोचिंग लेना चाहिए या फिर किन बच्चों को लेना चाहिए, और या फिर सेल्फ स्टडी करना चाहिए? बहुत सारे लोग कहते हैं कि यूट्यूब पर भरा पड़ा मटेरियल है, आप इसके बारे में कहेंगे? सेल्फ स्टडी से किया जा सकता है, मैं यहाँ खड़ा हूँ तो आप भी खड़े हो सकते हो, जो भी मुझे सुन रहा है, अगर मैं खड़ा हूँ तो आप भी हो सकते हो, सेल्फ स्टडी से हो सकता है। बट सेल्फ स्टडी में एक मसला है, मेरा बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है, क्या पता आपका बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग ना हो, तो पहले अपना बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग करिए, उसके बाद चूज़ करिए। पहले ना, मेरा मानना है जब आप शुरुआत करें ना इस जर्नी की, तो आप ना पहले पढ़ें, एनसीईआरटीज़ उठाएं, उसको पढ़ें, और आपको रिलेवेंट बहुत अच्छे से समझ में आ रही है एनसीईआरटी। थोड़ा टाइम लगता है चीज़ों को समझने में, वो कहते हैं ना कि माँ के पेट से कोई सीख के नहीं आता, आपको सीखना पड़ता है, तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट आप सीख जाओगे। अगर आप आज से यूपीएससी की तैयारी शुरू करें और आपको यूपीएससी के बारे में जीरो नॉलेज है, तो आप कैसे और कहाँ से शुरू करेंगे? मैं सबसे पहले एनसीईआरटीज़ उठाऊंगा, 9th 10th 11th 12th एनसीईआरटीज़ उठाऊंगा। सिलेबस को मैं कैरी रखूँगा, सिलेबस को साइड में प्रेफरेंस रखूँगा, पहले मैं एनसीईआरटी पढ़ूंगा विदाउट सिलेबस, ठीक है, क्योंकि हम जो सिलेबस के थ्रू देख के पढ़ते हैं ना एनसीईआरटी, उसमें हम खाली यही पॉइंट देखते हैं कि इन्होंने
सिलेबस में पूछा क्या है, जबकि आपको पढ़ना सब कुछ चाहिए मेरे हिसाब से, पूरी एनसीईआरटी अच्छे से पढ़नी चाहिए। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आप सिलेबस उठाइए, मेरा सेकंड स्टेप यही होगा। मैं एनसीईआरटी के पढ़ने के बाद सिलेबस उठाऊंगा, सिलेबस को कैरी करूंगा, सिलेबस को अच्छी तरीके से रीड करूंगा कि वो हमसे कहना क्या चाहते हैं, हमसे पूछना क्या चाहते हैं और हमसे करवाना क्या चाहते हैं। 3 पॉइंट हमेशा याद रखें, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करूंगा, मैं स्टैंडर्ड बुक्स उठाऊंगा। अपनी स्टैंडर्ड बुक के साथ मैं रेगुलरली न्यूज़पेपर उठाऊंगा, करंट से रिलेटेड। मैंने तो जो द हिंदू को प्रेफरेंस करा है, आप भी ज़्यादातर द हिंदू को प्रेफरेंस करिए क्योंकि बहुत अच्छा न्यूज़पेपर है, या दैनिक जागरण भी हो सकता है, बट मैं द हिंदू को ही बोलूँगा। उसके साथ आप स्टैंडर्ड बुक पढ़िए एंड देन जब आपका हो जाए उसके बाद मॉक दीजिए। अच्छा, बहुत अच्छे से मॉक दीजिए। और जब आपका प्री पास आने लगे तो आप स्टैंडर्ड बुक ना पढ़ के एनसीईआरटी पे फोकस करिए दोबारा। अच्छा, दोबारा एनसीईआरटी उसको पढ़िए। फिर उसके बाद आप नोट्स तो बना ही चुके होंगे, जब आपने स्टैंडर्ड बुक पढ़ी है अपने हिसाब के नोट्स उठाइए, उसको बार बार रीड करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की इन दिस एग्जाम। रिवीजन ही सबसे महत्वपूर्ण। वो कहते हैं ना, एक गुरु को बनने के लिए भी 4 बार संध्या में बैठना पड़ता है, अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ता है एंड देन अर्ली नाइट अर्ली इवनिंग सोना पड़ता है। तो यही होती है रीजन, यही होता है रिवीजन, और यही होता है उसको कैरी फॉरवर्ड करना आगे, ठीक है ना। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप रिवीजन करिए। रिवीजन तो एक दिन आप नहीं पढ़ेंगे, 2 दिन आप नहीं पढ़ेंगे, बट वो 1-2 दिन में रिवीजन होनी चाहिए। अच्छा सर, ये बताइए प्रीलिम्स और मेंस को दोनों को साथ में लेकर चलना चाहिए, क्योंकि लोग कहते हैं कि अगर प्रीलिम्स ही नहीं निकला तो मेंस का क्या होगा? मेंस के बिना प्री हो ही नहीं सकता भैया। अच्छा, पहली बात तो यही है कि मेंस के बिना प्री नहीं हो सकता। आपको मेंस पढ़ना ही पड़ेगा, मेंस को पढ़ना पड़ेगा, डीप पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेंस के थ्रू पढ़ना पड़ेगा। बट इतना हो सकता है कि आप एक चीज़ करें, जब आपका प्री आए तो आप उसको छोड़ दें। हाँ, फिर आप आ जाए मॉक पे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, स्टैटिक क्वेश्चन उठाएं, अपने मेंस के सिलेबस से स्टैटिक क्वेश्चन खुद बनाएं। मैं तो ये कैरी करूँ, मैंने खुद क्वेश्चन बनाए। अच्छा। मैं डेली क्या करता था, सुबह के टाइम मॉर्निंग में उठता था, 50 क्वेश्चन बनाता था एंड देन शाम को पढ़ के फिर उन 50 क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करता था। हाँ, डेली। अच्छा। डेली मैंने प्री से 3 महीना पहले ऐसा करा है, ठीक है। खुद बनाता था कुछ को। आप डेली प्रीलिम्स के लिए 50 क्वेश्चन करते थे सर? मैंने मेंस में नहीं कराया, मेंस में मैंने जामिया मिलिया फाउंडेशन से कराया है, तो वहाँ से मेरा कवर हो गया है। अच्छा, जामिया से आपने फाउंडेशन बैच लिया था? जी, फाउंडेशन कोर्स। गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बाहर से भी सपोर्ट मिलते रहना चाहिए। अगर आपके पास सपोर्ट भी नहीं है, आप दिल्ली में अकेले रह रहे हो, जैसे ज़्यादातर बच्चे हैं, आप दिल्ली में अकेले रह रहे हो और आपके पास सपोर्ट भी नहीं है, खुद मोटिवेशनल हुई खुद अपने मोटिवेशन एज स्पीक सुनिए, या जो बच्चे पास हो चुके हैं, जो एग्जाम निकाल चुके हैं, उनके इंटरव्यूज़ देखिए, उनके इंटरव्यू से सीखिए कि वो कर क्या रहे हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि आपके घर में कौन कौन है? क्या आपके घर में पहले से कोई IAS IPS था जिससे आप मोटिवेट होकर, या फिर आपको कोई सलाह दिया हो? कैसे, क्या आपने किया? मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं है। मेरे घर में मेरे जो पापा हैं वो एज अ लेबर है, यानी फेरी वगैरह करते हैं, कपड़े की फेरी करते हैं, ठीक है। मैं बहुत स्मॉल बैकग्राउंड से आता हूँ। मैं अपने घर में अकेला हूँ जो पढ़ रहा हूँ, यहाँ PhD तक पहुंचा और अब UPSC तक पहुंचा। मेरे घर में ये तक नहीं पता है कि UPSC होता क्या है, IAS तो छोड़े, उन्हें ये तक नहीं पता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनते कैसे हैं। उनके लिए तो बहुत बड़ी बात है। आज भी मैं आ रहा हूँ ना, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि ऐसे ही जा रहा होगा कॉलेज के थ्रू या कॉलेज के साइडली। उन्हें ये तक नहीं पता है कि मैं इंटरव्यू देने आया हूँ। आप ऐसे परिवार से बिलोंग करते हैं, ऐसे परिवार से ताल्लुक़ के रखते हैं कि यहाँ तक पहुँचने में क्या मोटिवेशन रहा है आपका? इस मोटिवेशन के पीछे एक ही राज है। मैंने 12th क्लास में ही सोच लिया था, या तो नाम के पीछे डॉक्टर लगाना है या नाम के पीछे IAS लगाना है। अच्छा, हाँ, 2 ही चीज़ें लगानी है मुझे नाम के पीछे अपने। मैंने ये 12th क्लास में ही सोच लिया था। मेरे साथ हुआ था 10th क्लास में, मेरे फादर ने हमारा इतना अच्छा बैकग्राउंड नहीं रहा, तो उन्होंने मुझे साइंस साइड नहीं लेने दी जो मैं लेना चाहता था। मैं एक डॉक्टर बनना चाहता था, नीट की तैयारी करना चाहता था, जो उन्होंने मुझे करने नहीं दी। क्योंकि ऐसा होता है ना, कभी कभी फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं होता, कि उसमें नहीं होता। तो मेरा सीधा सा मकसद ये था कि मैंने 11th क्लास में ही सोच लिया था, या तो इस तरफ या उस तरफ, या तो मैं स्टडी ऐसी करूँगा जो हाई लेवल तक स्टडी होगी, या मैं बिल्कुल स्टडी छोड़ दूंगा। मेरा सीधा सा मकसद यही है। मैं कोई क्लर्क वगैरह, बड़ी बात होगी ये बोलना, बहुत बड़ी बात होगी, मैं एक पद पे जाना चाहता था। अब वो चाहे डॉक्टर PhD हो, तुम PhD लेक्चरर कहलाओ, या फिर आप एक IAS ऑफिसर कहलाओ। सर आप बताइए कि आपका फाइनेंशियल सपोर्ट कैसा था? मेरा सपोर्ट सिस्टम इस तरह, मैं बच्चों को एजुकेट करता हूँ, यानी ट्यूशन क्लासेस चलाता हूँ, तो उससे मेरा फाइनेंशियली सपोर्ट हो जाता है मेरे थ्रू। मैं अपने आप को, और मेरे फादर भी मेरे को बहुत अच्छा सहारा लगाते हैं, मतलब पैसे वैसे का थ्रू, मनी के थ्रू तो बहुत अच्छा सहारा लगा देते हैं। भले ही वो एक मजदूर हो, लेबर हो, बट वो फुल सपोर्ट करते हैं मुझे सबसे ज़्यादा मेरे घर में जो सपोर्ट करता है मेरे फादर करते हैं, मेरी सिस्टर करती है, सबसे ज़्यादा सपोर्ट करती है। तो मेरा तो बैकग्राउंड यही है। अच्छा सर, आपने मेंस की स्टडी कैसे की? क्या आपने अपनी रणनीति बनाई और कैसे आपने शुरुआत की? स्ट्रेटेजी सिंपल है, आप ना पढ़ो, रिवीजन करो, अपने नोट्स को कैरी करो, और नोट्स के साथ ना आपने जो नोट्स बनाए हैं अपनी जर्नी के थ्रू, जो नोट्स बने हैं, उन्हीं नोट्स को ना पढ़कर मेन से जो पिछले ईयर्स में क्वेश्चंस आए ना, उनको भी उठाइए और उनके बारे में अच्छे तरीके से पढ़िए। निराश न होइए, बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि नहीं होगा, कि ये सोचिए कि होना है, मुझे उन 1500-1200 बच्चों के अंदर आना है। तो अगर आपको भी शामिल होना है तो मेहनत कीजिए और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और इसी तरह की वीडियो के साथ मैं आपसे मिलूँ किस नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।